जी कौन सा लेक्चर चल रहा था ये? 118 पार्ट बी का 2। अच्छा जी, मैंने कहा 120 से नीचे नीचे रहने चाहिए मशवरा किया आपस में। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनानी है। काउंट लिमिटेड, a company listed on Pakistan Stock Exchange, has its registered office in Karachi specializing in blah 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 blah। यहां तक नोट 1 है, blah blah तुम लिखा ना बेटा, ये नोट 1 बनेगा। नोट 1 लीगल स्टेटस एंड नेचर बताया हुआ है कई दफा, आज फिर बनवा के भी दिखाता हूं। उसके बाद द प्लांट हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इतने हजार किलो और इसमें से इतना यूटिलाइज्ड है, तो ये जनाब आपका एक और नोट बनेगा। पता नहीं अब जोन से नंबर पे भी बनेगा। नॉर्मली ना मैं तरतीब वही रखूंगा, नॉर्मली इसको हमने देखा था, हमने एंड पे बनाया था, तो नोट नंबर कोई इसका भी बन जाएगा। नंबर मुफ्त के सवाल के शुरू में आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। एडवांसेस टू सप्लायर है, बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, करंट एसिड्स हैं। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट इन अल्फा लिमिटेड एट कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, पीपीई है, शेयर कैपिटल है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड द पेबल्स हैं, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है। कोई मसला इसमें? अच्छा, अब 1 बाय 1 इसको देखते चलते हैं, लेकिन उससे पहले ना जी मेरा मशवरा है कि हम फॉर्मेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या नाम है इसका अटेम्प्ट का? ऑटम 24 है जी, ये 8 नहीं है, क्वेश्चन 8 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम वैसे तो ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जरा, सीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने प्लीज इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। बल्कि ये यहाँ पे लिख देता हूँ, सीएल, इसके नंबर ऐसे ही मुफ्त में ना जाते रहे। सीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन फॉर द ईयर 30 जून 2000। अच्छा, अब इसके अंदर जो अभी तक मुझे आइटम्स मोटे मोटे नजर आए हैं, उनके हिसाब से पीपीई भी है, बायोलॉजिकल एसिड भी है। 2 लाइनें एडिशनल छोड़ देते हैं, कोई और चीज़ ना आ जाए। वैसे सोल्यूशन है आप लोगों के पास? ज़रा ऐसे चाहती थोड़ी सी सिर्फ इतनी मार लो कि मुझे ज़रा, आप लोग तो खुली खुली लाइनें छोड़ना ना। पीपीई और बायोलॉजिकल एसिड 2 नज़र आए हैं ना, आप 2 लाइनें 3 लाइनें छोड़ के फिर करंट एसिड लिख लेना, लेकिन मुझे ज़रा गाइड करते जाना, ठीक है। इधर देखो जी, नॉन करंट एसिड्स, छोड़ो यार छोड़ो, तो ठीक है। नॉन करंट एसिड्स में आपका पीपीई आएगा, आपका बायोलॉजिकल एसिड आएगा। देखो मैंने आपको कह दिया था 2 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है। आपने 2 लाइनें छोड़ दी, आपकी एक एडिशनल बच गई, ठीक है। उसके बाद करंट एसिड्स के अंदर आए हम, तो करंट एसिड्स में मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया कैश एंड बैंक। करंट एसिड्स इकट्ठे ही पड़े हुए हैं, तो करंट एसिड्स एक तो आ रहा है, उसी में ही सारे डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश, बैंक सब पड़ा होगा। तो आप कोई नहीं, 2 लाइनें एडिशनल छोड़ दो, कोई और चीज़ एडजस्टमेंट में से ना निकल आए, ठीक है। तो करंट एसिड्स के अंदर मैंने फिलहाल 2 लाइनें छोड़ दी, ठीक है, 3 छोड़ दी। उसके बाद मेरा आ गया टोटल। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी आएगी। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी गिवन है। तो इक्विटी के अंदर आप सबसे पहले इंशाल्लाह ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे। उसके बाद आपको 2 ही चीज़ें नजर आई थी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। एहतियातन कोई छोड़ दें 1-2 लाइनें, आपके पास खुला सफ़ा है, 2 लाइनें छोड़ दें, कोई रीवैल्यू सरप्लस आ जाए, कोई फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाए, ठीक है। वैसे कोई है ज़रा सोचना चाहती मारे कि मेरे पास ज़रा जगह काम हो गई है, आप खुला खुला चलें, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में मुझे एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो नज़र आ रही है, तो एक नज़र आ गई तो 2 लाइनें एडिशनल छोड़ दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन भी है तो 2 आ रही हैं, तो फिर 1 लाइन फिर भी छोड़ देना, 3 काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब आपका आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज़, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 2 नज़र आ रहे थे, तीसरी वैसे जगह छोड़ दी। और फिर करंट लायबिलिटीज़, वैसे 2 ही है ना सोल्यूशन में। करंट लायबिलिटीज़ में एक नज़र आ रहा था, ट्रेड अदर पेबल्स, 1-2 लाइनें एहतियातन छोड़ दी, ठीक है जी। तो अब ये इस तरह से आपने चलना है। ट्रायल पढ़ा,
अदर एडजस्टमेंट भी पढ़कर ही आप करते होते हैं, ठीक है। तो आपको जो नज़र आए अपेरेंटली वो तो आपने लिख दिए, बेशक नाम लिख दें, ठीक है। और उसके बाद बाकी एडिशनल 2-2 लाइनें आपने हर जगह छोड़ देनी, बाद में कोई एडजस्टमेंट में चीज़ ना निकल आए, ठीक है। उम्मीद है बैलेंस शीट हमारी यहाँ पूरी हो गई। रुपीज़ इन 1000 करोगे, डेटा ट्रायल में देखो कैसे है, मिलियन है 1000 है, रुपीज़ इन मिलियन है, तो रुपीज़ इन मिलियन ही हम इसको कर लेते, ठीक है जी। यार वैसे मिलियन में ही रखें फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर मिलियन को छेड़ा ना तो फिर बहुत ज़्यादा छिड़ जाएगा, ठीक है। फिगर ज़रा छोटी हो जाएगी फिर। अब ये है, अगर फिगर छोटी हो ना, जैसे 5, 10, 8 इस तरह के मिलियंस आ रहे हों, तो आपने मिलियन में सवाल करना है, बेशक करें, लेकिन फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यूज़ करने हैं जहाँ पे करने हो। ये मेरा मशवरा है, ठीक है, इससे कम फिर ना हो, ठीक है। लेकिन असूल यही रखें कि जो आपको ट्रायल के फेस के ऊपर नज़र आ रहा है डेटा, जिस डिनोमिनेशन में, आप उसी राउंडिंग लेवल को लेकर चलेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। कोई एक तरतीब तो रखनी है ना। ये ना पागलों की तरह शुरू कर देना कि हम तो सारे सिफर ही लिखने हैं, वह फिर वही करोगे पर्चे में। मिलियन आपकी तो आपकी सहूलत के लिए ही होता है ये मिलियंस के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी जी। उसके बाद आपने CL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024 बनाना। मतलब आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, मुझे बड़ी उम्मीद है, मैंने जब वो पिछले हफ्ते को जा रहा था ना सफ़र में, वो फौतगी की वजह से, तो मैंने ये सवाल फिर ओपन करके देखा था, तो इसकी जनरल एंट्रीज मैंने बस कर ली थी एक्सेल में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं अगर पर्चे में मैं खुद बच्चा होता और मैं बच्चा बन के सोच रहा था, मैं बैठा था, तो मैं कितना खुश होता। सवाल देख के तो परेशानी हुई थी, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर जब सवाल को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं बच्चा बन के सोच रहा था यार मुझे कैसी खुशी होती हो। देखना भी आप, किसी ने ऐसे ट्राई किया इसको? हो गया था? देखते हैं अभी। नोट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट नंबर 1 क्या होगा? लीगल स्टेटस। मैं क्या मुफ्तल नंबर देना ना जान, लीगल स्टेटस। अच्छा एक और बात भी है, एंड नेचर वाले नोट के नीचे ही आप अगला भी काम कर दें अगर उसने इकट्ठा दिया हुआ है, तो कोई इतनी बड़ी पाबंदी नहीं है कि आपने। वैसे ये कर रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई थी पैकेजेस या नेस्ले की, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई भी हैं किताब के अंदर, वही तरतीब रहे ज़रा, इस वजह से मैं तो कह रहा हूँ। वरना पहले पैरा में आपको लीगल स्टेटस और प्रोडक्शन मिल गया तो दोनों नोट बना दो, ठीक है। तो नंबर ले लो जो नंबर मिलते हैं, नोट का कौन सा कोई तरतीब जरूरी है। डिस्क्लोजर देना है किस चीज़ का ये तो नहीं बताया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यूँ समझता हूँ कि ये दोनों नोट भी हम फड़का देते हैं। ये एडवांसेस टू सप्लायर्स की बात कर रहा है, IS 21 की एडजस्टमेंट है वैसे ही। उसके बाद ये जनाब आपका IS 41 आ गया, बायोलॉजिकल एसिड। ये आपका IS 28 आ गया, वो जो हमने एक दिन अलग से क्लास पढ़ी थी, आपको याद हो कि ना याद हो। उसके बाद फिर एक सवाल के अंदर हमने करेक्शन वगैरह भी की थी, जब मैंने कहा था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को आप चाहें तो कॉस्ट पे रखें, चाहे तो IFRS 9 लगाएं, चाहे तो इक्विटी। ये वो वाला पॉइंट है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी है, और वो आपको 1 मिनट ऐसे करते जाएंगे, बस जैसे किया था वैसे ही करेंगे। उसके बाद ये सिंपल IS 16 का वो जो नोट आपने पढ़ा था IS 16 के अंदर, अगर कोई डिस्पोजल है तो उसके बारे में IS कंपनीज एक्ट कहता है कि ये बताओ, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है कि रेलेवेंट नोट्स बताओ IFRS और कंपनीज एक्ट दोनों के, तो डिस्क्लोजर डिटेल ऑफ डिस्पोजल है, उसका नोट बनना था यहाँ से। फिर आपकी ये IS 12 की एडजस्टमेंट है डेफर्ड टैक्स की, और उसके बाद ये, और ठहर जाना देख लेते हैं आप। अब ये क्या है जी? ये आपका नोट है, ये नोट नहीं है, डिस्क्लोजर है फेस पे, SOFP फेस ऑफ SOFP आप इसका डिस्क्लोजर दे दें। वैसे तो मैंने आपको शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर जब बनाया था तो मैंने उसके अंदर इसको भी लिखवा दिया था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इसका काम चल जाता है। अगर वो शेयर कैपिटल का नोट बनाना पड़े, उसका डेटा गिवन हो, तो फिर साथ में ये भी दे दिया करें, कोई मसला नहीं। उसके बाद ये देखें जी,
क्या है जी, सीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग के अंदर 28 अगस्त की मीटिंग के अंदर उन्होंने अप्रूव किया इशुएंस ऑफ, ये क्या है, नोट नंबर, वो एंड पे IS 10 वाला नोट था। डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ इशुएंस लाजमी बताओ, और डिविडेंड जो डिक्लेयर किया लाजमी बताओ, IS 10 आ गया। और ये आप नोट बना दोगे, नोट नंबर कोई ऐसे ही बना देना। मैं तो कहता हूँ ये भी स्टार्ट में ही बना लेते हैं, बात ही है ना, आप इकट्ठे बना दो, स्टार्ट में ही बना दो। वैसे तरतीब क्या थी, लीगल स्टेटस नेचर स्टार्ट में असूली तौर पे, फिर PPE का नोट नहीं बन रहा क्योंकि PPE की डिटेल नहीं है, हाँ, लेकिन डिस्पोजल का नोट बन रहा है। फिर इसी तरह से IS 16 का कोई नोट नहीं बन रहा और कुछ भी नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल फेस पे चला जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है इकट्ठे ही जो मिलते जा रहे हैं 3 नोट एसिड वैलिड डाल देंगे, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला था ये भी फेस ऑफ सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, याद है सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, तो फेस ऑफ SOFP उसने कहा था कि अब ये इस तरह से है, चीज़ें आपको याद है बेटा, रिवाइज करके जाना, यही पर्चे में आती है। उसने कहा था अनक्लेम डिविडेंड को फेस पे शो करना है सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स में, अभी गुजर के आए, मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि आपको वैसे ही याद। अब वो कह रहा है कि अनक्लेम डिविडेंड 5 मिलियन का ट्रेड अदर पेबल्स में पड़ा है, इंक्लूड है तो कटो बाहर, फेस पे दिखाओ, बस इतनी सी बात है। प्रेजेंटेशन शेयर कैपिटल का नोट क्यों बनाए, क्या उसमें लिखा हुआ है बोनस शेयर इतने थे और अदर देन कैश ये थे और फिर कैश वाले ये थे, ऐसी कोई डिटेल नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल तो मैंने ज़बरदस्ती घुसा दिया था उस नोट के अंदर, आप दे दें तो भी मर्जी है, ना दे तब भी मर्जी है, फेस के ऊपर आ गया ना, इतने रुपए के 10 रुपए का एक शेयर है मेरे ख्याल में, ये तो आपने बस सिर्फ ये लिखना है 800 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आगे 800 इंटू 10, ये डिस्क्लोजर अभी दे देता हूँ, ये डिस्क्लोजर दे देते हैं, ये पॉइंट गए, जल्दी छुट्टी होने लगी है, इसका मतलब है वो 3-4 एडजस्टमेंट ही रह गई बीच में। तो इधर देखो जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अब देखो ये पास कराने वाला सवाल था या नहीं था, 18 नंबर, इसमें से 12-13 तो आ ही जाएंगे ना, 18 किसने लेने हैं, आप वैसे ले लीजिएगा, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन कम से कम 12-13 तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ले जी, ये आपने कॉपी पेस्ट करवाना, जरा जल्दी से करें जी। जी बेटा, तो कोई नहीं, हम भी बना देते हैं, मसला कोई नहीं, चलने तो दो आगे जी, इधर कर तो दो तरह जी। जी CL इज अ लिस्टेड कंपनी ऑन, पूरा लिखना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपने, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स, मुफ्त के नंबर छोड़ने नहीं है, हैज इट्स रजिस्टर 2 3 4 इधर ही लिख दो, हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची, कहना फैसलाबाद, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, CL ऑपरेट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन, आगे क्या लिखो जी, स्पेशलाइजिंग फैसलाबाद, ठीक है जी। लीगल स्टेटस एंड नेचर। नंबर 2, हाँ वो साथ ही निकालना पड़ेगा खुद आपको, प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट। अब लिखो, द प्लांट हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000 kgs, ऑफ विच 75% इज करंटली यूटिलाइज। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 25% जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। तो बस लिख देना है आपने कि ड्यूरिंग द ईयर, तो शॉर्टफॉल ही है ना, रीजन हम भी नहीं बताएंगे, फिर रीजन होगी तो बता देंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे, सवाल में जो लिखा वही देंगे ना, खुद से तो नहीं कहेंगे जी ये तो डिमांड है अपनी तरफ से, नहीं, कोई जरूरत नहीं उसने लिखवाना तो लिखवा देता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 20,000 का 75% कितना बनता है, 15,000, ये 15,000 यूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटी 20,000 थी और प्रोडक्शन हुई है, ये बस लिख दो अपने अल्फाज में कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन वॉज कितने, 15,000 kgs, 15,000 kgs, ये आपने यूं करके लिख दिया।
15,000 kgs अगेंस्ट अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 kg। किसी भी तरह से लिख देंगे, कैपेसिटी भी आ गई और यूटिलाइजेशन भी आ गई, तो शॉर्टफॉल खुद ही पता लग रहा है। ठीक है जी। नोट नंबर 3, क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है सवाल? फिर जी, CL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग ऑन 28 अगस्त अप्रूव्ड द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, या जो भी लिख दें, एज इट इज ही लिख दें, जान छुड़ाएं। इसको हम क्या नाम क्या दिया करते थे? इसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स। जरा देखो जाके, जरा देखो जाके, मेरी चाहत है कि देखो आप जाके, मैं नहीं जा रहा। सब्सिक्वेंट इवेंट कहते थे हम, सब्सिक्वेंट। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकता हूं आपको। यार कुछ नहीं होता ना यार, अब जान के एंड पे ऐसे ना करो। ये वही वाली नजर आ रही है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जहां तक मुझे याद पड़ता है यही था। उसने अलग अलग किया हुआ है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, डेट ऑफ ऑथराइजेशन और इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। लेकिन जो हमने अपनी किताब के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाली थी, उसके अंदर हमने इसको इकट्ठा कर दिया था और नाम दिया था इसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। जाके देख लो अपनी वो जो डिस्क्लोजर्स वाले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई थी। ठीक है, अब वो देखो, मैं तब तक ये लिख देता हूँ, सब्सिक्वेंट इवेंट। कॉपी पेस्ट जी। नहीं इधर नहीं बेटा, समझे नहीं आप, इधर देखें, ये देखें, मैं दिखाता हूँ, टेंशन ना ले, मैं दिखाता हूँ, मैं हूँ ना भाई, मैं दिखाता हूँ, खादिम मौजूद है, इधर देखो। बस रहने दो, मैं दिखाई देना। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाली हैं, अपनी आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं कहूँ ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपने ये खोलनी है, जिनको आपने डिस्क्लोजर के साथ साथ किया था, वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी तो सवाल आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपकी तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही है। एम्बुलेंस जा रही, एडा दूर, इतना लंबा सफर तय कर गए हम, 600 सोतोरों। ले लो भी चेक करो, ये देखो, ये मैं कह रहा था। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, डेट ऑफ, हाँ अलग कर दें, अलग कर दें, इकट्ठा कर दें चलेगा, अलग कर दें। सब्सिक्वेंट इवेंट, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, चलें जी, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। आप हो गया, ये अलग नहीं किया, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। हाँ जी बताएं, बताएं जी, सवाल सामने रखें, सवाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन, बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 28 2024। नोट 4 अलग कर दो। सब्सिक्वेंट इवेंट्स इकट्ठा भी कर सकते हो, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD में लिख रहा हूं, अप्रूव्ड अ बोनस डिविडेंड ऑफ 10% टू बी अप्रूव्ड इन, लिखा हुआ है आगे? नहीं आपने लो भी लिख सकते, टू बी अप्रूव्ड इन AGM, बस ठीक है, बाकी इतना भी काफ़ी है, जो उसने लिखा हुआ हमने लिख दिया जी, बस ठीक है, काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद नोट नंबर 5 है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का। आप कहते हैं जी ये बनाएं, मेरा दिल तो कोई नहीं था, फेस पे कर दें तो एक ही बात है, फेस पे कर दें या यहाँ पे कर दें, यहीं पे कर दें फिर, अब ठीक है जैसे बनाया। नहीं 500 नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उसमें कोई डिटेल है कि कितना कैश वाला, कितने बोनस वाले शेयर से, कितने अदर देन कैश थे। अगर वो नोट बनाता तो वो डेटा देता। मैंने आपको ये समझाया था, किसी सवाल में कोई नोट बना रहे हैं, किसी में कोई बना रहे हैं। अब BSZ वाले सवाल में हमने PPE का नोट बनाया था, यहाँ क्यों नहीं बना रहे?
बल्कि बनाने वाले सवाल में यहाँ वो क्यों नहीं पीपी का नोट बनाया था? अच्छा, बनाने वाले सवाल में शेयर कैपिटल का गालिब वो डेटर्स का नोट बनाया था तफसील से, वो BSZ में क्यों नहीं बनाया था? जिस सवाल में जिस डिस्क्लोजर का डेटा जितना होगा वो बना देंगे, जिसका नहीं होगा वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके। जगह मेरे को कट हो गई, लेकिन चलो यहाँ पर हम क्या लेंगे जी? यहाँ पे क्या लिया था हमने? नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे, क्वांटिटी लिखा था, और फिर जी डिस्क्रिप्शन था, और फिर अमाउंट थी रुपीस मिलियन में, ऐसा ही है। अब कितने शेयर्स हैं जी ऑथोराइज? 800 मिलियन शेयर्स हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था आगे जी? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और अब मल्टीप्लाई कर दो, इतना आसान था ये तो, ऑथराइज वाला तो इतना आसान था। रुपीस इन मिलियन जी कितना बनता है? 800 इंटू 10 करो, 8000 मिलियन। नहीं, देख लेते हैं, अगर रुपीस है तो फिर डिवाइड कर लेंगे। देख लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹800 मिलियन। ओके, ₹800 मिलियन है, तो डिवाइड करके आपको ये निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था कोई एक चीज़ कर देता दूसरी करनी पड़ती है, हमें दोनों बतानी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और टोटल अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो 800 डिवाइड बाई 10 कर दो, कोई मसला नहीं। 80 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑथराइज शेयर कैपिटल है ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे आके आपने लिखा 800 मिलियन, और नीचे आपने 2 लाइनें लगा दी। ठीक है, और सही है। तो ये जनाब आपका डिस्क्लोजर बन गया। अब ख़तरे की बात तो कोई नहीं रहेगी, बस एक ही नोट रह गया मेरे ख्याल से मैंने जो बनाना है, बाकी तो सब वर्किंग है ना। वो नोट कौन सा है जी? डिटेल ऑफ डिस्पोजल। कोई और तो नहीं है? पूरे ही कर दिए मैंने ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ आपको। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने लीगल स्टेटस लिखना है फिर आपने डिटेल ऑफ डिस्पोजल देना है। जैसे याद किए वैसे लिख, वैसे चलें तब भी ठीक है, लेकिन ऐसे मुफ्त के नंबर फटाफट ले लें, कोई मसला है? ठीक है, अब ये देखो ज़रा, ये गया, पॉज करो जी। ये हो गया जनाब पॉइंट, और ये भी हो गया पॉइंट, ये भी कर ही दो। मैं तो कहता हूँ इसका क्या करना है, चलो देख लेते हैं। फेस के ऊपर ही करना है बेसिकली। यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर एंड पे देख लेंगे। 98 में से बस माइनस क्या करना, 98 को तोड़ के लिख देते हैं जी। अगर कितना अनक्लेम्ड, अगर 5 अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो बाकी फिर 98 माइनस 5 क्या बन गया? तो जब हम बैलेंस शीट के फेस पर शो करेंगे तो ट्रेड अंदर पेबल्स में 93 शो करेंगे, और उससे अलग थलग अनक्लेम्ड डिविडेंड वहीं वर्किंग कर देंगे। कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कोई डिस्क्लोजर देना होता है हमने, ये तो उसने गलत किया हुआ है, तो हम करेक्शन फेस पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा। अब जी रह गए पॉइंट सिर्फ 4। वैसे 4:30 तक मुझे लग रहा है चला जाना है सवाल, इसलिए रिलैक्स होकर बैठना है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, सही है ना? हाँ, सवाल पूरा करके जाएंगे ना, बीच में तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा भाई, तरतीब हमारी फाइनल अकाउंट सवाल करने की यही होती थी कि ट्रायल का सिर्फ वो फिगर उठाते थे जो एडजस्टमेंट में हिट होता था। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो एडजस्टमेंट्स पिक की हैं उनमें मेरा ट्रायल अभी तक हिट ही नहीं हुआ था। ठीक है, ये ठीक है, मैंने इसको टिक कर देना है अगर करना है तो। इसमें ट्रायल मैंने हिट कर दिया जो करना। अब पॉइंट 1 जो है ना जी, वो आपका IS-21 है। IS-21 आप याद करो तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपका अगर कोई एडवांस फॉर PPE है तो उसको आपने स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर लिया। जब वो PPE आता है तो एडवांस को एज इट इज़ उल्टाते हैं। PPE को डेबिट बैलेंसिंग फिगर से करना है, कुछ कैश पे किया और कुछ पेएबल। याद आ रहा है? तो मैं आपको ये नहीं बताने लगा कि उसने क्या किया है, मैं आपको बताने लगा कि होना क्या था। एडवांस सप्लायर इस 108 की बात कर रहा है। represent advance paid for machine to be imported. The total price of machine was $3 million, of which 60% was paid in advance as advance on Yakam October. The machine was received on Yakam March and the balance was settled in हमारे साल के बाद, और depreciation is charged on annual rate of 20
और एक्सचेंज रेट्स इस तरह से हैं। अब हम अपनी ओरिजिनल, अब मेरे पास जगह कोई नहीं है, मैं वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग यहाँ पे करके फिर पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी मेरे बच्चों, ये पढ़ो ज़रा, नो एंट्रीज, वो तो बाद में। अब देखो जी, हम अपना ओरिजिनल जो होना चाहिए वो काम पहले करते हैं, ठीक है जी। तो ओरिजिनल, अब सवाल शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अब वो चाय मंगवा ली। मैंने कहा अब यहाँ से तो हिम्मत थोड़ा सा जोर लगाना है। मैं 4:15 तक कोशिश कर सकता हूँ, हो भी सकता है लेकिन कि आप 4:30 का ज़हन रखें ताकि वो मौत पे तैयार करें तो बुखार पे हो ही जाते हैं ना, ठीक। अच्छा जी, 3 मिलियन की पूरी मशीन थी जिसका 60% यकम अक्टूबर को एडवांस के तौर पे पे हुआ। तो यकम अक्टूबर 2000 केड़ा है, हमारा तो 24 है ना, तो ये 23 होगा, ठीक है। यकम अक्टूबर 23 पर एडवांस फॉर मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये एडवांस $3 का 60% हुआ और फिर उसको आपने 60 पर रिकॉर्ड कर लेना जी। आंसर बताएं आप, फटाफट करें। 108 से एडवांस डेबिट, इसको नीचे ना ले आए यार। अच्छा जी, 108 से एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब गौर फरमाएं, तो यही एडवांस आपको नज़र भी आ रहा था 108, लेकिन वो बाद में देखते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है और जो भी हुआ है। बहरहाल यही 108 है एडवांस, यानी उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम तो बहुत कुछ करेंगे। जैसे कि उसने कहा मशीन रिसीव हो गई थी यकम मार्च 24 पे। अब यकम मार्च 24, भाई इनको काउंट करके मेरे समेत इनकी चाय लानी है। यकम मार्च 24 पर पीपीई आ गया, लेकिन मैंने आपको सिखाया हुआ इसको हम निकाला करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहला स्टेप, एडवांस को एज इट इज़ क्रेडिट कर दो। उसके बाद कैश जो पे हुआ, कुछ नहीं पे हुआ कोई गल नहीं, बाकी सारे का सारा क्या है, पेएबल। अब ये पेएबल $3 का कितना, बल्कि यहीं पे कर लो ऐसे, चलो अब वर्किंग ही शो करनी भी तो है ना जी। $3 का 40% और इसका रेट यकम मार्च 24 पे कितना है, तो पेएबल को इस पे बुक कर लें स्पॉट रेट पर। फिर ज़रूरत पड़ने पर इसको रीट्रांसलेट कर लेंगे, रीट्रांसलेट, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, जगह बच सकती है, जगह बचाइए अपने लिए, अपने बच्चों की तस्वीर के लिए। परसेंटेज इत्थे रह गया, लो जी। अच्छा जी, अब बताएं जी, पेएबल का क्या आ गया अमाउंट, 81.6, तो बैलेंसिंग 189.6, ठीक है जी। ये हमने पीपीई रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, उसके बाद जनाब ईयर एंड आया, क्या पेएबल पे हो गया, पेएबल तो पे हो रहा है अगले साल जुलाई में जाकर, तो इसका मतलब आपका पेएबल अभी भी आपके ऊपर बोझ बना हुआ है, तो आपने इसको रीट्रांसलेट करना है ईयर एंड पर, ठीक है जी। तो देखते हैं 30 जून 2000, एडी जगह कोई नहीं यार, माफ़ी दे दो यार। अच्छा जी, अब 30 जून 2024 पर जो 40% था पेएबल, वो बनता कितना है वैसे, ये तो पता ही कोई नहीं। 3 का 40%, ये जो 1.2 है ना, इसको आपने इधर लिख ही लेना है एक बार। इसको आपने रिकॉर्ड करना है 30 जून पे, रीट्रांसलेट करना है, 80 बनाना है। 80 कितना आता है, 96, और इसको आपने कंपेयर करना है जितने पर रिकॉर्ड हुआ था ये 81.6 से। तो ये जनाब आपकी वर्किंग वर्सेस वाली आ गई, ठीक है। तो कुछ नया कर रहे हो तो बता दो मुझे, कुछ नया किया हो तो बता दो मुझे, अभी तक कुछ नया किया हो तो बता दो मुझे।
जो आपने ना किया हो और आपके सामने आ गया हो, ऐसा कुछ है तो बता दो। है जी कोई चीज़ नहीं है बेटा, बी कॉन्फिडेंट। अब पेएबल को 81 से 96 पे लाना है, पेएबल को बढ़ाना है, तो पीएनएल डेबिट। एक्सचेंज लॉस क्यों लिखूं, आपने रिटेन्ड अर्निंग ही हिट कर दी है ना, पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट, ठीक है। तो पीएनएल डेबिट तो लिख दो एक्सचेंज लॉस और पेएबल क्रेडिट कितने से जी 14.4। लो जी, और उसके बाद भी कुछ होना है अभी, उसके बाद अब कुछ भी नहीं होना। ये तो हमारा काम जो है वो तमाम हुआ, ये हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, ठीक है। वो भी, हाँ बिल्कुल वो भी कर लें। 30 जून 2024 पे ये भी होना चाहिए था कि डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब एसिड कितने पर रिकॉर्ड हो चुका है, 189.6 पर। इसको डिवाइड करें, लाइफ लबो रेट गिवन है, अच्छी बात है 20%। और किस दिन आ गई थी ये मशीन, यकम मार्च को, बस। तो इसका मतलब इंटू 20% इंटू 4 बाय मार्च अप्रैल मई जून, 4 बाय 12, 12 ठीक है जी। अब ये सब कुछ होना चाहिए था जी खैर से। अब देखते हैं भाईजन ने क्या किया है। डन बाय अकाउंटेंट, नथिंग डन, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रायल का फेस देखकर मुझे लग रहा है कि सिर्फ जी, तो वो तो करनी थी ना, उसने कैश नहीं पे हुआ था। वही तो कह रहा हूँ कि ट्रायल का फेस देखकर मुझे, तो मेरी गल पूरी नहीं होती कि ट्रायल का फेस देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि उसने सिर्फ एडवांस ही रिकॉर्ड किया होगा। तो आगे वो कहता है नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन आफ्टर यकम अक्टूबर। हाँ जी, आप ये बात ना भी लिखते रहे तो हमें ये बूथी देख के ट्रायल की नज़र आ गया था कि उसने एडवांस को नहीं छेड़ा, तो मतलब एडवांस भी ओरिजिनल वाले को नहीं छेड़ा, मतलब उसने सिर्फ एंट्री क्या कर रखी है, एडवांस डेबिट। मैं तो ये लिखूँ ही ना मेरे ख्याल से, तो चलो खैर, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, वो तो हो गया हुआ है ना, उसको तो कुछ नहीं करना। और क्या ख्याल है, सही है कि नहीं। अब मैंने तो रेक्टिफिकेशन करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री, तो जो हो चुका है उसको तो कुछ भी नहीं करना था। चलो जी, अब फटाफट ये लिखवा दो मुझे, पीपीई डेबिट एडवांस क्रेडिट कर दे 1.1, अच्छा पेबल भी कर लें 189.6 से, ये सब पोस्टिंग करनी है अभी हम 108, और पेबल कितने से जी 81.6। उसके बाद अगली एंट्री है पीएनएल डेबिट पेबल क्रेडिट 14.4 से, और उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट, ये भी पीएनएल डेबिट डेप्रीसिएशन, मैं यूँ लिख देता हूँ, और ये एक्सचेंज लॉस, ताकि आप पीएनएल सामने हो, पीएनएल डेबिट डेप्शन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब मैं कहता हूँ ब्रैकेट में ये सब कर दें, ठीक है, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट, इसमें कौन सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं हो रही। ओके, और ठीक है, ये समझ आया। ये सबसे टफ एडजस्टमेंट यही थी वैसे बाय द वे, हाँ सबसे एडजस्टमेंट आपने बाकी की हैं, आपने बाकी की हैं, आप फिर ये कैसे कह सकते हैं। चलो अब पीपीई को उठा लें, एक पीपीई को उठा लें, एक एडवांस को ना ही उठाएं, मैं तो कहता हूँ एडवांस को यहीं फड़का देते हैं, एडवांस का यहीं खला कमा कर देते हैं, ठीक है। पीपीई को पकड़ें 740, उसके अलावा ट्रेड अंडर पेबल्स को भी ले लें, इनको एडजस्ट भी कर देते हैं और फिर वहीं पे सही भी कर देंगे, क्या ख्याल है, ठीक है। तो पहले ज़रा इन फिगर्स को ले आओ, पीपीई का कोई नोट नहीं बनाना। कितना है जी फेस ट्रायल पे गिवन, ट्रायल 7, उसके बाद इधर देखो प्लीज, ट्रेड एंड अदर पेबल्स 98, इसमें से पहले -5 कर लो, लाल
गलती है ना भाई। तो यहां से 5 निकाल लो और ये 5 ले आओ इधर फेस पर। ये क्या है? ये मैंने पहले बता दिया था आपको, अनक्लेम्ड। अब ये बताना है एग्जामिनर को ना आपने कैसे बनाया, ऐसे। ठीक हो गया? अब ये बाकी कितना बच गया, ये मैं कह रहा था। तो यहां 93 करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए कर दिया। ठीक है, अब ये 93 आ गया ट्रेड पेएबल में और ये 5 आ गया अनक्लेम्ड डिविडेंड। कोई मसला? अब अपना सवाल मैं शुरू करता हूं। गलती हो गई, सही करो। क्या हुआ? पीपीई डेबिट 189.6 से। आसान थी ना, जो होना था हुआ ही नहीं, सुकून से वही कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपीई डेबिट, एडवांस क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। तो पीपीई को डेबिट करो 189.6, 189.6। मैं लाल से गलतियां सही कर रहा हूं। एडवांस क्रेडिट, मैं पागल हूं पहले एडवांस को लेके आऊं और फिर उसको खत्म करके जीरो करूं, यहीं पे फड़का दो इसको। एडवांस क्रेडिट 108 से, तो ये कितना बच गया? 0, खत्म कहानी। ठीक है, और पेएबल 81.6 से क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बढ़ा दो, प्लस 81.6। ठीक है जी, और जी कुछ? अब बोलो, आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद पीएनएल। ओ, अब पीएनएल का असर कहां पे डालें? पीएनएल तो है ही नहीं। हाँ, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स प्यार से कहते हैं। ब्रैकेट में ही ना कर दूं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये लो, रिटेन्ड अर्निंग्स जी, बताइएगा। 417। कोई मसला? डिस्क्लोजर देना, गलतियां सही करनी है। ठीक है, अब पीएनएल, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग भी आ गया, ये रह गया था। हाँ जी, पीएनएल डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा है ना, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हुआ तो माइनस रिटेन्ड अर्निंग में से, और पेएबल क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो पीएनएल डेबिट कितने से? 14.4 से, और पेएबल क्रेडिट कितने से? 14.4 से। 5 जरा भाई थोड़ा सा इधर हो जाओ यार, उस्ताद रश पै गया उधर, ਤੁਹਾਨੂੰ गश पै जाना है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, आगे क्या रह गया? पीएनएल डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिशन एक्सपेंस, एक्सपेंस के बढ़ने से, तो ये माइनस हो गया रिटेन अर्निंग में, और पीपीई को डायरेक्ट ही कर दो क्रेडिट, तो 12 पॉइंट, ये पीएनएल डेबिट। अल्लाह करे इतने पूरी आ जान चीज़ा, वैसे मैं शुरू से कर बैठना। चलो अगली लाइन में शुरू कर दूंगा मैंने अलग वर्किंग नहीं मिलाई, मैंने कहा जरा सा। तो पीएनएल डेबिट और पीपीई, वही है और क्या है। कोई नहीं, देख लेंगे, अल्लाह खैर करेंगे, कोई बात देखी जासी। लें जी, को मसला, ये कहानी खत्म कर लूं इसको टिक। ये लो, ये जनाब एडजस्टमेंट नंबर 1 है ना जी? आहा, ऑथराइज पड़ा था ऊपर, आई एम सॉरी। रिटेन्ड अर्निंग, वैसे अलग से भी इसकी वर्किंग हो सकती है, अलग कर लें। चलो इसको वर्किंग नंबर 2 मैं कह देता हूँ, वर्किंग 1 मेरी शुरू है। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कैपिटल भी आना था मेरा। वैसे अगर ऐसा हो जाए तो शेयर कैपिटल बाद में भी लिख दो तो कोई मारेगा नहीं, उस गलती होगी, खैर है, माफ़ी दे दो से कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरी वर्किंग 1 है। तो वर्किंग 2 अब फिर मैंने ओपन कर लिया, अब फिर गुजारा करें। वो क्या है? वो क्या है? एडजस्टेड प्रॉफिट्स या एडजस्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अनएडजस्टेड रिटेन्ड अर्निंग सवाल से उठा ली हमने, अनएडजस्टेड बैलेंस कितनी बताई थी अभी आपने? 41। यार वैसे इतना आसानी से हो रहा था काम, उधर हो नहीं जाएगा। ये 2 हिटें लगी थी ना इसको, पीएनएल को, अभी तक और तो कोई नहीं लगी। हो जाएगा, मेरा दिल नहीं कर रहा।
ये मुझे ना ऐसे लग रहा है कि बच्चों को ये ज़्यादा आसान लगेगा, आप कर लें अलग वर्किंग, ठीक है। हाँ, मुझे यूँ लग रहा है कि ये ज़्यादा सामने नज़र आता है ना, जो वो ज़्यादा इजी नज़र आता है। जी बताइए ज़रा। 4 1 बस, अच्छा 1 भी है, तो पहले दिन दसिया 4 1 7 करके तो सो गए हो। अच्छा सॉरी, मुझे लगा शायद है। हाँ चलो दोबारा देख लें। अब 2 PNL को हिटें लगी थी, 14.4 से कम हुआ था और 12.64 से, तो इधर छोटा छोटा करके लिख देना, प्लस नहीं माइनस 14 पॉइंट माइनस, इंशाल्लाह पूरा कर ही लूँगा मैं, ऑक्स कर लूँगा। ज़रा मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये डबल एंट्री नज़र आ रही है ना सामने, वो उधर वर्किंग उधर हो जाती है, तो बोर्ड के ऊपर होती तो मैं कर लेता, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास। वैसे ये बन सकती थी, चले खैर आप छोड़े। अच्छा आगे बढ़े जी। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज़ ओवर। एडजस्टमेंट 2 उससे भी आसान, पढ़ो। पॉज करें यार जी। ऑन यकम नवंबर, इन नवंबर 23 CL इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट। इसको पढ़ के लगा I-38 की एडजस्टमेंट आ गई, लेकिन आगे देखा नहीं, गाँव आई हैं। इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ सेवरल गाउज, हाँ ना, गाय और काउज, क्लासिफाइंग दैम एज बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल कॉस्ट ऑफ ल। इनिशियल कॉस्ट पर उसने कैपिटलाइज कर लिया, वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आता था। चलो, फीडिंग कॉस्ट ऑफ 13 मिलियन और अदर फार्म रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ 12 मिलियन वर ऑल्सो कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ काउ। सुभान अल्लाह, ये सब तो गलतियां हैं। ऑन 30 जून फेयर वैल्यू ऑफ काउ वाज एस्टिमेटेड 120, द एसोसिएटेड कॉस्ट टू सेल इज 5%। अब ज़रा गौर फरमाएं, 106 क्या कुछ हो सकता है इसमें। पहला क्या था, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 81, फिर फीडिंग कॉस्ट, फिर अदर खर्चे 12, टोटल कितना बना, सुभान अल्लाह ये भी गलत है। चलो हमें जो करना आता है हम वो करेंगे, ओरिजिनल एंट्रीज पास करें, जल्दी करें। देखा ना अब ये जगह बच गई, कितना अच्छा हो गया। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तुम ज़बानी ना करो, ज़बानी। हाँ जी, ये अब आपका ना वो पहला लेक्चर है IS 41 का, जिस दिन मेहनती ने भेड़ें ली थी, याद है? ये वो लेक्चर है। अब खुद देखो क्या पेपर का लेवल आता है और क्या आपका लेवल है माशाल्लाह। लेकिन आजिज़ी के साथ चलना, अपनी करेंगे जमात। हाँ इतने ही हम सवाल मुका के जाने, यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। आप आज जमात कराना तो कुछ तमाशा है, रोज़ भी मैंने अगे लाया जी। अच्छा जी, नवंबर के अंदर बायोलॉजिकल एसिड आया, पता नहीं किस दिन आया, छड्डो बस। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। और बोलो अब उसकी फेयर वैल्यू इनिशियल कॉस्ट का 95% कर दें तो ये फेयर वैल्यू इनिशियल कॉस्ट ही होती है ना नॉर्मली, तो लेस कॉस्ट टू सेल हो गई। ये नहीं समझ आई फिर बेटा, वो तो ईयर एंड की है ना बेटा जी, फिर ईयर एंड की नहीं, इस वक्त खरीदने की, नवंबर की जी। तो भाई जिस दिन खरीदने जाओ चीज़, उसकी कॉस्ट ही उसकी वो फेयर वैल्यू ही होती है ना उस दिन जितने की वो पड़ी। ठहर जाना, ये क्या है, ये फेयर वैल्यू है, और ये क्या है, ये कॉस्ट टू सेल माइनस करके, यानी कि मैंने 81 में से 5% ऑफ 81 माइनस करना, तो मैंने 95% कर दिया। को मसला? चलो बोलो 76.95 ये होना था। एक लाइन छोड़कर हम कहते थे कैश में तो आउटफ्लो आना है, तो 81 भी आउटफ्लो था, 13 भी आउटफ्लो था, 12 भी आउटफ्लो था, यानी 106 सारे का सारा आउटफ्लो था। बाकी तो PNL के अंदर चला जाया करता था पहले दिन ही। नहीं याद आया? ये तो सबसे अच्छा था जी बेटा, पहले ईयर एंड नहीं है ना, ये नवंबर है, ये नवंबर है। अभी नवंबर 23 में खड़ा हूं मैं, मैनू खरीदते लैन दो पहले, गावां ही बन गई हूं। नवंबर 23 पर जो बताओ PNL में क्या जाएगा, हैं 29 अच्छा, आप इसको अलग करना चाहो तब भी अच्छी अलग कर लो, ठीक है। उसने इस पे कर दिया। अच्छा आप ये चाह रहे हो जी, मुझे लगा शायद आप इकट्ठी भी हो सकती थी, सारा PNL में एक ही अटेम्प्ट, एक ही एंट्री पढ़नी थी। नहीं, अब वही सही नहीं है, आप बिल्कुल मेहनती वाला सवाल ही है।
पहले खरीदें बायोलॉजिकल एसिड को, फिर खरीदेंगे उनका चारा, फिर कोई फार्म पे खर्चे खुर्चे करेंगे। ठीक है, हाँ बताओ। 4.05 वक्त पाया है। वैसे इतना अच्छा हो रहा था वो, कसम से पहले जो हो रहा था। कर दूं फिर? ले लो, डन हो गया। ठीक है, बताओ जी। 81 भी गया। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मुझे लगता है हो गए। नहीं नहीं, मुझे लगता है हो गए। बस मुझे नहीं लगता, लास्ट क्लास है फिर भी मुझे लग रहा है नहीं हो गए। ऐसे ठीक है, वैसे ठीक। एक्सपेंस अलग देखिए जी। अच्छा, अब एक्सपेंस बनाओ। 13 जमा 12 यानी 15 को, 15 तो है ना बाद में, टोटल 25 हो गया। और कैश क्रेडिट 25 जी। अच्छा, अब इन दोनों का टोटल कितना बनता है? 106। यही तो उसने डेबिट कर दिया बायोलॉजिकल एसिड में। खैर हमें क्या। अच्छा, अब ये तो हो गया ना, इनिशियल आपको रिकॉर्ड करना था गाँव को 81 पे -5% करके, और पीएनएल को रिकॉर्ड करना था इनिशियल उसी दिन जिस दिन खरीदते थे उस दिन लॉस आता था, और फिर खर्चे रिकॉर्ड करते थे। ये आपने काशिफ लिमिटेड का सवाल किया था, जिसके अंदर फिर हमने चारा चूरा भी खरीदा था, फिर पता नहीं उनके बहुत सारी एंट्रीज की थी। एक बार में जाके वहाँ पे हमने ये एक्सपेंस चारे की एंट्री देखी थी। अनयूज तो हम स्टॉक बनाते थे, लेकिन अनयूज कोई नहीं है यहाँ पर बताया हुआ। ठीक है, हाँ मिक्स भी हुआ था, पता नहीं यील्ड भी हुआ था। ओह सॉरी। अच्छा जी, अब ईयर एंड आया तो आप एंड आया तो आपने इसको रीट्रांसलेट करना होता था, इसको फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे लेके जाते थे। अब वो कह रहा है कि ईयर एंड पर फेयर वैल्यू इनकी होगी 120। आपने 120 में से 5% कम भी कर लिया, चलो कर ही लेते हैं, वर्किंग छोटी सी यहीं पे कर लेते हैं, अब इतने बड़े तो हो ही गए। 120 का 95% कितना बनता है? 100। और आपका इस वक्त ये एसिड जो है वो 76.95 पे पड़ा है। तो ये इन दोनों को कंपेयर कर लो यार, यहाँ से इधर ले जाना है। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पीएनएल क्रेडिट फेयर वैल्यू गेन। मैं पीएनएल ही लिख रहा था, इधर मैंने क्यों एक्सपेंस लिख दिया? वो ज़रा ईजी होता है बाद में हिट करना, ठीक है ना। तो पीएनएल में एक्सपेंस जा रहा है, वो 12 भी था और 13 भी था, ऐसा ही था। चलो अच्छा जी, अब बताओ जी कितना? लो जी, ये तो सब कुछ हम कह रहे हैं कि होना था। अब कितनी आसान एडजस्टमेंट है ना, है कि नहीं? अब उसने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, उसने माशाल्लाह बायोलॉजिकल एसिड डेबिट करके कैश क्रेडिट किया हुआ है 106 रुपये से। उसने किया हुआ है जो उसने करना था, वो किया हुआ है। लगता है आखिरी क्लास में आया पहली बार वो। हाँ, अब देखो जी, बायोलॉजिकल एसिड को आपने, अच्छा आप ज़रा पकड़ लो इसको, वो जो हमें ज़रा टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यूँ लिख लेता हूँ, बायोलॉजिकल एसिड जी, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट होना था। इधर देखो, कैलकुलेटर पकड़ो, 76.95 से डेबिट होना था, फिर 37.05 से डेबिट होना चाहिए था, मतलब डेबिट होना चाहिए था, और तो कोई नहीं, और तो बायोलॉजिकल हिट कोई नहीं जी। 114.00। ओके गुड, यानी कि 114 से डेबिट होना था, लेकिन डेबिट हुआ पड़ा है 106 से। ऐसे ज़बानी कलामी वर्किंग कर ली, हमारी अपनी वर्किंग है। तो इसका मतलब जहाँ डेबिट होना था 114 से, हुआ है अभी 106 पे, तो मज़ीद डेबिट। तो बायोलॉजिकल एसिड हम यूँ कर लेंगे जी। अब यही शो कर दूँ मैं, ये वाली वर्किंग यही शो कर दें, कर दिया। चलो कितना आता है? 8 से आगे बढ़ो। पीएनएल डेबिट होना था, अब पीएनएल को पकड़ लो। यार तुम ज़रा ना उस्ताद इधर आ जाओ, हाँ मेहरबानी तुम्हारी, जगह तंग है, हमने पीएनएल को भी देखना है। तो एक तुम ही तो नहीं हो ना दुनिया के अंदर, बायोलॉजिकल एसिड वाहिद तुम ही फिर रहे हो। हाँ जी, अब पीएनएल की ऐसी ज़रा छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ मैं, ज़रा इजी होता है इस तरह से संभालना जी। पीएनएल के बारे में क्या फरमाते हैं आप? पीएनएल को इधर देखो जी, डेबिट करना था 4.05 से, ऐसे लिखते जाया करो।
उसके बाद डेबिट करना था 25 से, पूरा 25 है ओके। तो मतलब डेबिट करना था कितने से? 29.05 से डेबिट होना चाहिए था। ओहो, क्रेडिट भी हो रहा है। ओके ओके ओके, एक मिनट, और साथ ही इसको माइनस कर देते हैं, यूं कर देते हैं, और इसको क्रेडिट होना चाहिए था 37.05 से। तो नेट में क्या क्रेडिट होना चाहिए था? बोलो कितने से? पूरा 8। 8 से क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। 8 से क्रेडिट होना चाहिए था। कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर ले। सुभान अल्लाह, ये ज़बानी कलामी करना था आपको, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने आपके लिए किया। अब लें जी, आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई। बायोलॉजिकल एसिड को डेबिट कर लो और पीएनएल को क्या कर लो? क्रेडिट। बस इस पूरे इतने लंबे चौड़े खाते में से इतनी सी एंट्री सिर्फ निकली है आपकी। बायोलॉजिकल एसिड गलत है, इनको सही करना है। तो बायोलॉजिकल एसिड को पकड़ के ले आओ कान से, गायों को कान से पकड़ो और ले आओ अपनी बैलेंस शीट के अंदर, उनकी करेक्शन करते हैं। ठीक है? क्या हुआ है, टेंशन है कोई? काम भूल गए हो? कोई नहीं, ये भी काम ही। हाँ जी, 100 कितने पे पड़ा हुआ है बैलेंस शीट ट्रायल में? देखो 106। ये तो है उसने जो बताया। अब हमने सारा कुछ करने के बाद क्या देखा? ओह, ये गलती सही कर लो, सब कुछ कर लिया, नेट नोट, बैलेंस शीट बनानी है ना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 8 से, और पीएनएल 8 से बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, मतलब पीएनएल भी बढ़ा लो +8। जब तक ये सवाल चलेगा। वैसे रह क्या गया है? कुछ नहीं रह गया, मुझे तो लगता है पौने तक चला जाएगा। तुमने जाना है तो चले जाओ फिर। ठीक है, असली पॉइंट तो ये था। वैसे जल्दी करो, कुछ नहीं, 1 मिनट अगर कोशिश करेंगे तो 10 मिनट में भी हो जाएगा। ऑन यकम फरवरी 24, हमारा साल एंड होने से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने पहले है जी। यकम जनवरी को अगर, ठीक है। CL acquired 6 million shares of Alpha representing 30% शेयर होल्डिंग फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 24। AL रिपोर्टेड, जिसके शेयर्स खरीदे थे उसने रिपोर्ट किया नेट प्रॉफिट ऑफ 80 मिलियन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टोटलिंग इतने, ऑफ विच CL रिकॉर्डेड शेयर इन अदर इनकम। ये तो उसने गलती की ना। CL हैज़ पॉलिसी टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो तो इक्विटी मेथड की पॉलिसी रखता है। अब अपनी एंट्री करेंगे हम, लेजर बना लेते हैं फटाफट। लेजर में 1 मिनट में काम हो जाना है। ठीक है, फिर एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिख लेते हैं ना जी। कॉस्ट आती थी सबसे पहले। ऑन यकम फरवरी CL एक्वायर्ड 6 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग इतने, पता नहीं कितने का है, पता नहीं कितने का है, पता नहीं कितने का खरीदा है ये सारा माल असबाब। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितनी है, यानी ये वो कॉस्ट है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने की पड़ी थी, 100 मिलियन। समझ आती है? कहीं नहीं लिखी हुई थी ना आगे कितने का खरीदा हमने इन शेयर्स को, तो वो फेस पे, ट्रायल के फेस पे आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट अल्फा लिमिटेड एट कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी पड़ी थी हमें? 100। ये आपके ट्रायल में इधर आती थी, यानी जिसकी पहली एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट ही लिख दो, काफ़ी है, बार बार लिखना। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 100 से। फिर अगला काम हम क्या करते थे? पोस्ट पैट। ठीक है, पोस्ट पैट लेते थे। पैट कितना है जी? पैट जरा इसको मिटाओ, 7 ऑफ 7 को जी। 80 मिलियन तो पूरे साल का है मेरे ख्याल से। हमने किस दिन खरीदा है इसको? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। तो 80 को करो 5/12 पहले। जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेटर पे आपके, उसको फिर कर देंगे 30%, 10। इसकी एंट्री क्या सिखाई थी आपको? इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। याद आ रहा है? और बोलो कितना जी? 10। ठीक है, और फिर डिविडेंड की एंट्री जो मैंने आपको जब ये करवाया था तो मैंने कहा था थोड़ा सा आपको तंग करेगी बच्चों, डिविडेंड की एंट्री थोड़ा सा आपको तंग करती है, जरा तरतीब से हट के। याद आ रहा है? तो वो तंग कर रही है फिर आपको, मुझे लगता है। डिविडेंड इधर आएगा, डिविडेंड, इस पे कोई फ्रैक्शन नहीं लगाते टाइम का। मैंने आपको कहा था डिविडेंड पे टाइम का फ्रैक्शन नहीं लगता।
कितना डिविडेंड अनाउंस किया इसने? 24 इंटू 30%, कितना जी? 7 पॉइंट। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया, वरना डायरेक्ट एंट्रीज कर सकते थे। क्लोजिंग बताओ। 102.8। अब ये आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगा जब आप सारी गलतियां सही करेंगे। खैर चले, ये तीसरी एंट्री मुझे बताएं, तीसरी एंट्री क्या हो रही है? कैश डेबिट। याद करके देखो, मैंने एंट्री कही थी कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 7.2 से। अब ये सब होना था बेटा जी, ये सब होना था, लेकिन बहन ने की कीता है, ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। आपको उस ट्रायल का फेस क्या नजर आ रहा है? क्या फेस बता रहा है आपको ट्रायल का? कि इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, पहली एंट्री तो हुई, उसके बाद कुछ ना हुआ। हाँ वो भी बताता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट ये हुआ पड़ा है, कोई मसला? उसके बाद ये जो है ना 7.2, इसको उसने कैश डेबिट करके, हाँ मैं अदर इनकम नहीं लिखूंगा, मैं पीएनएल लिखूंगा, पीएनएल क्रेडिट कर दिया अदर इनकम के अंदर। कितना मुश्किल आसान? काम आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा, किया हुआ काम है। कोई ऐसी चीज जरा सी भी नहीं आई। बोर हो रहे हो ना इसको देखकर? वो खत्म करने दो ना अब मुझे। हाँ जी अब आ जाओ भाई, इन्वेस्टमेंट को पकड़ लो। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था, ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेबिट 100 से, डेबिट 10 से, तो प्लस मैं लिख लेता हूं, प्लस 100 प्लस 10 और माइनस 7.2, यानी इन्वेस्टमेंट ने प्लस होना था, यानी डेबिट होना था कितने से? जल्दी बताओ और बोलो इसका। 102.8 से डेबिट होना था। और भाई ना बोलो ना यार, डिस्टर्बेंस हो रही है यार, जो करना है कर लो, जाना तो जाओ। मार खानी है आखिरी दिन तुमने, मतलब आगे हिल रहे हो, बैठे हुए बातें कर रहे हो, अजीब बात है यार। 102.8 से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, 100 से हो गया है, तो मजीद कितने से डेबिट कर लो? 2.8 से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करो। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। पीएनएल को पकड़ो। पीएनएल सिर्फ क्रेडिट करना था 10 से, क्रेडिट हुआ है 7.2 से, तो मजीद क्रेडिट कर लो 2.8 से, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, अब 2.8 से अब इन्वेस्टमेंट को पकड़ लो, जो गड़बड़ है वो फेस पे पड़ी हुई है, उसको वहां से उठा लो। ये जैसे मैंने यहां से अभी तक इसको पकड़ दिया, इसको पकड़ लिया, अब इसको भी पकड़ लिया। ठीक है, ये भी पकड़ के ले गया हूं मैं, और ये भी चाहता रहा है, तो सारा कुछ तो होता जा रहा है। 100 रुपये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, ये भी यहां पर नॉन करंट एसेट्स में आता है, पता है ना? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 100। अब गलती क्या है? गलती जो भी है वो सारा कुछ कर करा के जिनका कॉन्सेप्ट मजबूत था वो उनको मार नहीं पड़ी होगी इस सवाल के अंदर। जो किया हुआ था काम तो वही है। ठीक है, और इस तरह के सवाल भी किए थे हमने। इक्विटी मेथड करना था, उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमने तो मुश्किल वाला किया था, उन्होंने IFRS 9 लगा दिया है, पता नहीं इस तरह की कोई बात थी। तो जो वो का सवाल कर ले उसके लिए सीधा सवाल करना तो मुश्किल ही कोई नहीं था। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? सॉरी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 2.8 से, और पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल मेरा ये पड़ा नीचे अलग से, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट मतलब बढ़ा लो। ठीक है, समझ आ रही है? बस फिर सवाल खत्म है। ये बहुत आसान पॉइंट है, इसके डिस्क्लोजर का मसला था, बाकी पॉइंट तो बहुत आसान है। चेक करो ना, एडजस्टमेंट की औकात चेक करो। ऑन 30 जून 24 साल के आखिरी दिन मशीन जो उसको परचेज किया था ओरिजिनली 30 मिलियन का, वो 5 मिलियन की बेची, और सारी प्रोसीड गलती से कहीं चली गई है, वो बाद में देखते हैं, वो हम बाद में देख लेते हैं। और डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, सब गलती है, देखते हैं गलती, फिलहाल ओरिजिनल तो कर ले। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 8। अब मैं क्या करूं इस कॉस्ट का? ये तो सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए जरूरत है मुझे, जर्नल एंट्री करने के लिए तो मैं बुक वैल्यू और कैश को कंपेयर कर रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है लॉस है 3 का, लॉस है ना। 8 वाला एसेट 5 का दिया ना, ऑक्शनड, मतलब ऑक्शन हमने कर दिया 5 मिलियन का, बुक वैल्यू उस दिन कितनी थी? 8, तो 3 मिलियन का क्या है? लॉस। ओरिजिनल एंट्री पीएनएल डेबिट सीधा ही कर दो, पीपीई क्रेडिट, क्यों?
चलो कर लो, कैश डेबिट, ये वर्किंग कहीं साइड पे लेना, जो इसकी तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये अगर कोई करना चाहे तो कर ले, ज़रूरत तो कोई नहीं थी इसकी, वैसे ये ऐसे साइड पे रखते हैं इसको जी। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? एडजस्टमेंट 2 थी, ऐसा ही है। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 थी, और अब ये एडजस्टमेंट नंबर 4 आ गई। ये तो सबसे आसान है, सवाल आगे बढ़ता जा रहा है, एडजस्टमेंट्स आसान होती जा रही है। तो कैश डेबिट 5 से और पीपीई क्रेडिट 8 से, तो 3 रुपए का क्या आ गया जी? पीएनएल में लॉस। कोई मसला? अब ये तो होना चाहिए था उसने क्या किया है, वो कहता है डिस्पोजल को रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और सेल प्रोसीड्स जो थी, फुल अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स जो थी, वो गलती से सेल में क्रेडिट हो गई। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश तो डेबिट, वो तो मतलब उसने सेल के बारे में बताया ना, वो गलत हुआ, तो गलती सही कराओ। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। पीएनएल डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। फिर पीपीई क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो वो भी करें। और सेल गलत क्रेडिट हो गई है, सही करने के लिए, तो वो भी पीएनएल ही हो गया ना एक तरह से। पीएनएल और ये सेल्स है, तो ये इकट्ठा भी कर सकते हैं 8 पीएनएल में डेबिट करके, क्योंकि हमें कौन सा कोई पीएनएल का फेस बनाना है कि हम सही करें उस फेस को, ये तो काम चल जाएगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट में से डिटेल ऑफ डिस्पोजल वाला नोट भी बनेगा, ठीक है। बहरहाल फिलहाल इस गलती को सही कर लें। हमारा पीपीई हिट हो रहा है, पीएनएल हिट हो रहा है, तो पीपीई क्रेडिट, चलो तरतीब से चलो, पीएनएल डेबिट मैं अलग अलग कर दूं या इकट्ठा कर दूं? पीएनएल डेबिट 3 और 5 8 से, पीएनएल डेबिट 3 और 5 ये अलग अलग थे, ठीक है ना। 3 और 5 8 से, डेबिट मतलब लॉस है, एक्सपेंस है, तो पीएनएल डेबिट तो मतलब प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। और पीपीई क्रेडिट, लेकिन डिटेल ऑफ डिस्पोजल का सब नोट बनाना पड़ेगा अब हमें। इसमें क्या कुछ होता था जी, कुछ याद है? पर्टिकुलर्स के है, मतलब कुछ भी लिख दें, नेम ऑफ एसेट, ठीक है, एसेट कौन सा है, बट नेम ऑफ एसेट जो भी लिख दें। आगे क्या होता था? कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन या लॉस, पर्टिकुलर ऑफ बायर, और मोड और रिलेशनशिप। अब जो गिवन है वो बता देंगे। याद आया कुछ? एसिड क्या है? मशीन। कॉस्ट उसने बताई है कितनी? बुक वैल्यू 5, लॉस, या यूं पे सिर्फ यूं भी लिख सकते हैं आप, ये एक ही है ना, जान छुड़ाएं, लॉस लिखे ऊपर, जान छुड़ाएं, लॉस, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, कोई बंदे को बेचा नहीं बताया, टेंडर था, क्या था? ऑक्शन, ये दिया हुआ ऑक्शन। रिलेशनशिप कोई नहीं, छोड़ दें बस। डिटेल ऑफ डिस्पोजल, बस आखिरी एडजस्टमेंट। को मसला है तो बताएं। आखिरी एडजस्टमेंट तो सबसे ही आसान है, यहां करता हूं। टेम्परेरी डिफरेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 80, हाउएवर नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस से ना डेफर टैक्स क्रिएट होता है, मतलब करंट टैक्स का वाला काम हो गया होगा, वो रिटेन्ड अर्निंग्स आई पड़ी हैं, उसमें उसका मामला हुआ पड़ा, सिर्फ डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब इसका क्या करें? असल में आपको पता है, आपका डीटीएल का लेजर कुछ इस शक्ल का बनता है। जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है बीडी, सवाल में गिवन है, जी सवाल में कितना? 67 गिवन। अब ये कैसे निकला करता है, कुछ याद है? मैं वैसे ही अगर इसकी वर्किंग करूं तो मैं कहूंगा जी डीटीएल
DTL/A एज ऑन पिछला साल 30 जून 2023 था। तो इस पर ये कैसे निकला होगा, ये वैसे क्या चीज़ है, पहली बात तो ये डिसाइड कर लें ये है क्या चीज़। DTL/A जो एज ऑन निकला हुआ है, ये आखिरी वाला कॉलम है, पहले वाला है क्या भला है, इधर ही लिख लो यार जी। मेरे पास कैरिंग अमाउंट कोई नहीं है, टैक्स बेस कोई नहीं है, डिफरेंस भी कोई नहीं है, टैक्स रेट का पता है मुझे, ठीक है जी, और वो कितना है, वो 35% है। अब मुझे ये बताओ, ये जो 67 आपको नजर पड़ रहा है, ये 67 कौन सी वाली फिगर है, डिफरेंस है या टैक्स है, टैक्स है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी या एसेट। ये बड़ी अहम बात थी, तुम मोबाइल से ना निकलना, तुम मारे गए हो। अब वैसे ये काम हमने किया हुआ है असल में, बस मसला सिर्फ ये है कि अब तुम इससे बच गए हो, पहले किया हुआ था। अब अगर 67 ये है, ये 35 है, तो डिवाइड बाय 35 इंटू 100 करो तो 191 आया। अच्छा ये DTL है या A है, DTL किससे निकलता था, अब वो कह रहा है जो ये टेम्परेरी डिफरेंस है ना, जो उनसे वाले भी थे, जाहिर है वही डिक्रीज हुए बाय 80 का मतलब कि DTL ये एग्जैक्ट 191 आया है। अब ये वही लिखो ना फिर आगे भी, ताकि 191.43 कर लूं, ये जनाब आ गया TTD। तो TTD के बच्चे का नाम होता था DTL। एक मिनट देख ले यार, बस अब 1 मिनट देख ले, बस कहानी खत्म हो गई, अब तो 1 मिनट देख ले यार, बस कर दे यार। पता नहीं कितने गया, ओह पूरा ही उन्हें कॉपी कर मारे, इससे बेहतर है दोबारा लिख लेते हैं ना। चलो जी अब तो मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा जी अब बताएं वो एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि जो डिफरेंसेस थे वो इंक्रीज हो गए, जो डिफरेंसेस थे डिक्रीज हुए, डिक्रीज कर लो। ये 30 जून 2024 के लिए कह रहा है कि जो डिफरेंसेस थे वो डिक्रीज हो गए बाय कितना, तो बताओ 80 कम करके क्या आता है जी, सही है, लेकिन टैक्सेबल थे तो टैक्सेबल ही कम हुए होंगे। अब इससे DTL क्या बनेगा, 30 एग्जैक्ट आया ना अब। अच्छा अब ये 39 इधर आ गया, ये आप इसको कह लें वर्किंग नंबर, पता नहीं केड़ी जेड़ा भी नंबर चल रहा है, असल में तो आपको ये वर्किंग कर लेनी थी, जो भी वर्किंग नंबर है ठीक है, वो वर्किंग नंबर का रेफरेंस दे देना। तो वो वर्किंग से आपको मिल गया 39। अब ब्लू इधर आ रहा है DTE, बताओ बैलेंसिंग, हाँ 28 की एंट्री बोलो, DTL/A डेबिट, DTE क्रेडिट। तो DTL/A डेबिट हो गया, ये वाला उठा के ले जाऊंगा मैं अपनी बैलेंस शीट के फेस पर, ये वर्किंग मेरी बन गई ना, जो फाइनल वर्किंग जो भी होगी, नंबर आपने दिए होने ठीक है ना। तो DTL फेस पे 39 जाएगा, लेकिन डबल एंट्री कराओ, DTL/A डेबिट, DTE क्रेडिट, TE एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़, तो ये प्लस 28 ठीक है। और क्लोजिंग वो भूल ना जाए, यहां पे मैंने डेफर टैक्स लाया एबिलिटी, कौन सी वर्किंग नंबर बन रहा है वैसे, 5 है जी, ठीक है, कितना आ गया जी 39, लो कहानी खत्म, सवाल खत्म हो गया, सवाल में जान कोई नहीं थी खास। अच्छा अब ये वर्किंग 5 थी तो फिर ये वर्किंग 6 होगी, तरतीब में अगर देखें तो ये आपका वर्किंग 6 से आया था। तो कोई मसला है तो पूछ लें भाई, नहीं समझ आया तो बताएं, समझ आया, बस थके हुए हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब सारा सवाल हो गया, अब फेस को सीधा कर लें, कुछ रह गया है तो हाँ वही बात उठाते हैं हम चीज़ें। ये गया 0 हो गया, ये उठ के चला गया था फेस पे, करंट एसेट्स 278, ये भी चला गया, तो करंट एसेट उठा लो 278, करंट एसेट्स में आकर लिखो, उसने करंट एसेट्स में करंट एसेट्स ही दिए हुए हैं 278 ठीक है।
मौजा लग गई है, खुला खुला सवाल ख़त्म भी हो गया यार। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। आप देख लो 18 नंबर का पर्चे का सवाल है, कोई मजाक है। लो जी, उसके बाद क्या रह गया, ये भी चला गया। लॉन्ग टर्म लोन रहता है, कोई करंट मैच्योरिटी नहीं है तो बस इकट्ठा ही लॉन्ग टर्म लोन यहाँ शो कर दो। लॉन्ग टर्म लोन कितना है जी, हाँ 250। इधर देखने तो मुझे भी। शेयर कैपिटल 500 है, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख दो 500 है। ज़बरदस्ती करनी है तो इस पे भी आप लिख सकते हो, यहीं पर ही बल्कि लिख सकते थे नीचे। इशूड कैपिटल लिख सकते थे, लिखने को लिख लें, कोई मसला नहीं, लिख लीजिएगा, बल्कि बेहतर है लिख लीजिएगा। सिर्फ क्या लिख देंगे नहीं पता तो, लेकिन अब असल में ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन अब अगली वो बोनस शेयर्स वो इशू भी कर रहे हैं, आगे अनाउंस भी कर रहे हैं, उससे पहले भी किए हों, तो इसलिए डिटेल वाला नोट तो नहीं बन। फेस पे लिखना चाहें तो कम से कम इतने दर्जे में तो लिख लें जी। बहरहाल फिलहाल मैं तो नहीं लिख रहा, बोलो 500 यहाँ बस जी लिख दो, मेरी तसल्ली हो जाएगी कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चलो तसल्ली हो गई, बस इतना को लिख लो, तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इधर से ट्रेड अदर पेबल्स ये चले गए 93 और 5, कहानी खत्म है। और अन ये भी चला गया यहाँ से उठकर, ठीक है। अब अल्लाह ग्राउंड बैलेंस हो जाए जी। जी बोले 908.96, ये 114 ठीक है। ये जनाब 102.8 आ गया। एसेट साइड का टोटल बन गया कैलकुलेशन भी ढिली होगी, खैर 1403 भाई कंफर्म करें ज़रा, यही है। ये 500 के आगे, ये इसका क्या आंसर है 4। चलो 76 पे मैच हो गया, शुक्र है, पहला स्टेप तो हो गया सही। अच्छा जी, उसके बाद ये दोनों आ गए, ओए होए ऐसे भी सही रोला पे। ये 93 को पकड़ना, 93 प्लस 81.6 प्लस 14.4 189 ले 5 ऐड करें 1 नहीं सारे में करें, कुछ और आ गया, मुबारक हो। 1403 चले ठीक है जी। अब जाएं वेव स्किल करें, और इस पर्चे में से ना, इस पर्चे में से आपने MCQs कर लेने। ये 9 तो आपने कर ही लिया है, तो फाइनल अकाउंट्स फाइनली था है जी। MCQs भी कर लेने हैं, क्वेश्चन 7 भी आपने करके आना है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 6 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 6, कोई मसला होगा तो क्वेश्चन 7 को डिस्कस कर लूँगा, पढ़ लेना इसका सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 5 मैंने करा दिया है, पीछे कोई नहीं रहेगा, कल इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह हाफिज़।